नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका A&S जीके जीएस रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों जीके जीएस रिसर्च एकेडमी पे आप लोगों को प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कंटेंट्स प्रदान किए जाते हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित, चाहे वो आर्ट्स संबंधित हो या फिर साइंस संबंधित हो। तो आज मैं लाया हूँ वो चैप्टर जिससे आप लोग अनजान नहीं है, लेकिन आप लोगों को जानना इसका उतना ही आवश्यक है। यानी कि आप लोग इससे अनजान भी नहीं है और इसको जानना अत्यंत आवश्यक भी है। तो इस पहेली को हम आगे समझेंगे कि क्या समझना, क्या जानना जरूरी है और क्या नहीं। तो दोस्तों तब तक एक रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने है कि एक A&S जीके जीएस रिसर्च एकेडमी आप लोगों के लिए साइंस और आर्ट्स के वीडियोस लगातार प्रोवाइड्स कराते आ रहा है। तो आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है, नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारा मोटिवेशन, हमारा कर्तव्य इसी प्रकार से पालन करते रहने का और हमारी निष्ठा को एकदम सजग रखने का। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है क्लास 6 एनसीईआरटी के अंतर्गत वो है पौधों को जानिए, चैप्टर नंबर 7। पौधों को जानिए कहने से हमारा क्या तात्पर्य हुआ? पेड़ पौधों से आप लोग अनजान तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को जानना इसका आवश्यक है, जो कि आपको चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम लोग जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उनमें है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। ये तीनों जो है ये पौधे के ही प्रकार हैं जिसे हम इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करेंगे। और दूसरा है तना। तना जो होता है, शाक हो या फिर झाड़ी हो या फिर वृक्ष हो, तीनों में तना पाया जाता है। उसके बाद वाला टॉपिक पत्ती है, तो पत्ती भी पाया जाता है। पत्ती में क्या क्या मौजूद होता है? शिरा विन्यास होता है, शिरा विन्यास के कुछ प्रकार होते हैं वो भी मौजूद होता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन कि आखिरकार वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और अंतिम जो टॉपिक है वो है जड़, यानी कि चाहे पत्ती बोले, तना बोले या फिर जड़ बोले, ये तीनों पेड़ पौधों के यानी कि पौधों के मौलिक एक भाग होते हैं, हिस्सा होते हैं, जिसके द्वारा पेड़ पौधे का अस्तित्व होता है। और इसके अलावा एक और जो लास्ट टॉपिक जो आप लोग अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में प्रोवाइड होगा आप लोगों के लिए, वो है पुष्प, यानी कि पुष्प क्या होते हैं, पुष्प से फल बनते हैं वो क्या होते हैं। तो इसका पार्ट 2 में वीडियो एक नया अपलोड होगा। तो तब तक के लिए हम पार्ट 1 में जितने टॉपिक्स को कवर करने हैं उसकी हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो चलिए पहला जो टॉपिक है उससे हम शुरुआत करते हैं, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। तो यहाँ पर हम जो 3 प्रकार के पिक्चर यहाँ पे बना रखे हैं फिगर, तो इसमें पहला जो पिक्चर है ये शाक का है। आखिर शाक में गुण क्या होता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों शाक पौधा एक होता है जिसमें क्या होता है कि तना जो होता है, शाक का तना, वो तना मुलायम होता है और हरा कलर का होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये हरा कलर का है और इसका तना किस प्रकार का होता है? मुलायम होता है। तो आप जहां भी इस गुण वाले पौधे को देखेंगे जिसका तना हरा हो और मुलायम भी हो, यानी कि आप यदि यहाँ से पकड़ के और ऐसे करते हैं, चौक जैसे इसको हम ऐसे करेंगे तो ये टूट जाएगा, तो कुछ उसी प्रकार से ये तना जो होता है उसको भी अगर ऐसे करके और थोड़ा मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मुलायम होता है। तो शाक के पौधे की यही एक निशानी है कि इसका क्या होगा, तना हरा होगा और मुलायम भी होगा। ठीक है, तो शाक इन पौधों को कहेंगे। क्लियर है? शाक में विभिन्न प्रकार के उदाहरण देखने को आप लोग को मिल सकते हैं, जैसे चना का पौधा जो शुरू में होता है तो वो शाक ही होता है। सरसों का पौधा जो शुरू में होता है वो शाक ही होता है, जिसका आप लोग दैनिक जीवन में विभिन्न मौकों पर अपने आहार के रूप में लेते हैं। ये जो शाक होते हैं ये हमारे लिए आयरन वगैरह जो होते हैं इन सभी के लिए फायदेमंद होता है। पालक भी शाक का ही उदाहरण है, जो कि मैंने चैप्टर 1 में आप लोगों को पढ़ाया था कि पालक आप लोग के शरीर में आयरन की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो शाक समझ गए, जिसका तना हरा हो और मुलायम हो उसे हम क्या बोलेंगे? शाक बोलेंगे। अब ये झाड़ी क्या होता है, अब हम झाड़ी को समझते हैं। दोस्तों झाड़ी भी एक पौधा ही होता है, लेकिन फर्क क्या होता है इन दोनों में कि ये जो झाड़ी जो होता है, मान ये जो दूसरा जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये पिक्चर नंबर जो 2 है, ये 1 था और ये जो 2 है ये झाड़ी को दिखा रहा है, झाड़ी को दर्शा रहा है। अब कैसे?
झाड़ी की पहचान आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि झाड़ी जो होता है इसका तना, तने से ही, यानी कि जो मिट्टी के ऊपर जो तना होता है वहीं पर से इसके क्या होता है, पत्ते एवं तने निकलना शुरू हो जाते हैं। यहीं से मान लेते हैं ये मिट्टी है अगर, तो तना इसका यहीं से निकलने लगेगा, तना पत्ता वगैरह यहीं से निकलने लगेगा। और इसका एक और खास गुण क्या होता है कि ये घना हो जाता है, ये घना हो जाता है, यानी कि एक तो अत्यंत घना हो जाएगा और ऊपर से इसका गुण क्या होता है कि ये जो इसके तने होते हैं, तने में भी जो डालियां होती है, डालियां, तना तो ये हो ही गया, इसमें जो डालियां होती है ये यहीं पर से निकलना शुरू हो जाती है। जैसे इसके उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं बबूल का जो पेड़ हुआ वो हो गया, या फिर आप बेल का जो पौधा देखते हैं वो भी किसका उदाहरण है, झाड़ी का ही उदाहरण है। तो आप लोग को झाड़ी वगैरह जो होता है वो जंगलों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां मिल जाएंगे। तो आप यदि किसी पेड़ में देखते हैं कि यहाँ ये तना जो है यहीं से जो यदि निकलने लगे, कोई भी तना वगैरह या फिर पत्तियां वगैरह निकलने लगे तो वो क्या होगा, तो वो झाड़ी होगा। ठीक है, ये झाड़ी है। तो झाड़ी क्लियर है। अब हम समझते हैं कि झाड़ी और शाख के बाद वृक्ष क्या होता है। दोस्तों वृक्ष का पहचान करना भी अत्यंत आसान है। आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसी संरचना वाले पौधों को देखते होंगे जिसमें क्या होता है कि अत्यंत दूर तक तना ऐसा मोटा होता है और इसका तने का रंग क्या होता है, तने का रंग होता है इसका ब्राउन कलर का, हल्का ब्राउन या फिर पूरा ब्राउन हो उस कलर का होता है इसका तना, यहां से यहां तक जो होता है, और मोटा भी होता है। और इसका जो पत्तियां होती है यहां से स्टार्ट होती है और बहुत ज्यादा ऊपर तक होती हैं। तो उस प्रकार के पौधों को हम क्या बोलेंगे, वृक्ष बोलेंगे। और इसकी डालियां यहाँ से यानी कि अत्यंत यहाँ पर से यहाँ तक ऐसे ही रहेगा नॉर्मल, और यहाँ से हो के एक डाली, दो डाली, तीन डाली, यानी कि विभिन्न प्रकार की डालियां निकलेंगी। और उसके बाद डालियों से मिलके यहाँ सारे ये सारी डालियां ऐसे ऐसे करके जुड़ जाएंगी और पत्तों को संभालेंगी और एक घना संरचना का रूप ले लेंगे, घना संरचना बनाएगा। तो ये क्या है, ये किसका उदाहरण हुआ, वृक्ष का। और वृक्ष में आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आम का वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया। तो ये सभी किन के उदाहरण है, वृक्ष के उदाहरण। आप देख सकते हैं कि उनके यहाँ तक जो होता है एक निश्चित भाग में तना ही होता है ब्राउन कलर का लगभग, और बाकी ऊपर क्या होता है, बहुत हरे हरे पत्ते होते हैं जो कि तनों को, यानी कि इसमें जो डालियां निकलती हैं उनको ढक लेती हैं। तो इस कारण से यहाँ पे नहीं बन पाया। ठीक है, तो इसको आप समझ गए, तीनों को आप समझ गए कि कौन कौन क्या क्या होते हैं। ये शाख था, ये झाड़ी है और ये वृक्ष है। तो शाख, झाड़ी और वृक्ष को आप लोग समझ चुके हैं। किसकी पहचान कैसे करेंगे, कौन सा पौधा कैसे हम समझ सकते हैं कि वो झाड़ी है, शाख है या फिर वृक्ष है। क्लियर है। अब अगला जो टॉपिक है वो है तना। आखिर तना क्या होता है। मिट्टी से, यानी कि जो भी पौधे होते हैं मिट्टी से लगे हुए, और उनके जो संरचना, जिस आधार पर वो खड़े होते हैं, पेड़ पौधे जिस आधार पर कोई भी पेड़ पौधा खड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तना कहते हैं। और ये जो आधार होगा ये जमीन के नीचे वाला आधार नहीं होगा, जमीन के ऊपर वाला जो आधार होगा। जैसे इसमें वृक्ष में यहाँ से ऊपर वाला ये हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तना बोलेंगे। या फिर इसमें अगर बात की जाए झाड़ी में, तो इसमें भी यहाँ से जो ऊपर वाली संरचना होगी इसको हम क्या बोलेंगे, तना बोलेंगे। और इसमें इसको भी हम क्या बोलेंगे, तना बोलेंगे। और इसमें यदि बात की जाए तो यहाँ से यहाँ, इससे ऊपर वाली संरचना यहाँ तक, ये सब क्या है, तना है। ये सब क्या है, तना है। तना का कार्य क्या होता है कि ये पौधों को सपोर्ट करता है खड़ा रहने में। पौधों को, पेड़ पौधों को खड़ा रहने में जो सपोर्टिव, यानी सपोर्टिव होता है वो क्या होता है, तना होता है। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, यदि इसकी संरचना यहाँ से यहाँ तक है बनी हुई, यदि ये क्या कहते हैं, मुलायम तो है लेकिन इतना मुलायम भी नहीं है, यानी ये जो शाख का ये जो तना है ये इतना भी मुलायम नहीं है कि यहाँ पे इसको अगर रख दिया जाए तो इतना भी सपोर्टिव ना हो कि शाख के पौधे को खड़ा रख सके, इतना भी मुलायम नहीं है। तो ये जो खड़ा रखने में जो मदद करता है वो क्या है, तना है। तो तना क्लियर है। और तना में कुछ अन्य उपतना, यानी कि इसको आप उपतना बोल सकते हैं। तना में तना होता है, ये जो तना है इसमें क्या हुआ, ये तना हुआ।
तो इसको आप क्या बोलते हैं? शाखा या डाली बोलते हैं। शाखा या फिर डाली बोलते हैं। आप इसी को शाखा या फिर डाली बोलते हैं। और इसमें क्या मौजूद होते हैं? शाखा या डाली को क्या जोड़ते हैं? शाखा या डाली जो होते हैं वो पत्तियों को जोड़ते हैं, पत्तियों के समूह के बारे में समूह को जोड़ते हैं। क्लियर है? तो तना क्लियर है आप लोगों का। तना के बाद आप लोगों का एक और टॉपिक आता है पत्ती। तो आखिर पत्ती क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे बताया था इस पिक्चर के द्वारा कि तना जो हुआ इसमें क्या होता है? डाली होता है, उपतना जिसे हम बोल सकते हैं, शाखा जो होता है इससे किसका जुड़ाव होता है? पत्तियों का जुड़ाव होता है। पत्तियों को यदि हम बोले तो पत्तियां जैसे हमारा जो आहार हुआ, भोजन वगैरह जो हम करते हैं मुख से करते हैं, तो मुख हमारे क्या हुआ? जीवन का एक आधारभूत संरचना हुआ। यानी अगर मुख या फिर नाक, नासिका यानी नाक न हो तो क्या आप सांस भी नहीं ले सकते हैं और मुख से आप खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो अगर आपका ये जो मौलिक जो प्रक्रिया हुई, मूल प्रक्रिया जो है, ये अगर होगा ही नहीं तो हम जीवित कैसे रहेंगे? तो ठीक उसी प्रकार से इसमें होता है। ये जो पत्तियां होती हैं ये मुख्य भूमिका निभाता है पेड़ पौधों के भोजन के निर्माण में, पेड़ पौधों के श्वसन में, पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन में, यानी कि विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रक्रियाओं में ये जो होते हैं पत्ते जो होते हैं अलग अलग भूमिका निभाते हैं। तो तना का एक भूमिका जो होता है उसके बारे में आप लोग को बताना छूट गया था। तो तना जो होता है, तना से किस चीज का क्या होता है? तना से ये जो है ये एक मार्ग है, मार्ग रूपी कार्य करता है। ये क्या है? एक मार्ग है, एक रास्ता है। किसका? भोजन एवं पानी का। यहां से नीचे से जो भी भोजन पानी वगैरह लेना होता है, भोजन तो ऊपर जाके बनता है, लेकिन जल और खनिज लवण जो होता है वो पौधे जमीन के नीचे से ही लेते हैं। जमीन के नीचे से यहाँ से पेड़ जल लिए, खनिज लवण लिए और इस माध्यम से होके और कुछ इस प्रकार से ऐसे करके और ऊपर तक जाते हैं और विभिन्न प्रकार से, और फिर लास्ट में कहा जाता है? पत्तियों तक आता है। यानी कि इसका कार्य क्या हुआ? तने का कार्य हुआ कि जल का और जो भोजन वगैरह हुआ, यानी कि जल का और खनिज लवण का क्या करता है? ये संवहन करने का कार्य करता है, यानी कि संवहन का मार्ग है ये। इसके द्वारा होके क्या जाता है? जल और खनिज लवण, और इसके द्वारा होके जाता कहाँ है? पत्ती के पास। और पत्ती क्या करता है? इसका पत्ती जो होता है वो CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट और प्लस में क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इन चार तत्वों की उपस्थिति में, इन चार पदार्थों की उपस्थिति में क्या करता है कि पत्ती जो होता है पहले CO2 लेगा, H2O लेगा, उसके बाद सनलाइट लेगा यानी सूर्य प्रकाश लेगा, उसके बाद क्या लेगा? क्लोरोफिल उसमें स्वतः मौजूद होते हैं। पत्तियों में क्या मौजूद होते हैं? क्लोरोफिल। और पत्तियों का जो रंग हरा दिखाई देता है, यानी कि पत्तियों का रंग जो हरा दिखाई देता है वो किसके कारण देता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो हरी दिखाई देती है तो आप समझ गए। अब समझिए ये जो CO2 लिया और H2O लिया, सनलाइट लिया ऊपर से और क्लोरोफिल लिया, तो इस चारों को मिला के और बनाता है क्या? पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन बनता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलेंगे। तो आप लोग से यदि कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, तो आप लोग एक सरल भाषा में याद रखिए। ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। साइंस रटने का चीज होता ही नहीं है। तो इसको एक सरल भाषा में याद रखिए कि जब पेड़ पौधों की पत्तियां, जब पेड़ पौधों की पत्तियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वातावरण से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और लास्ट क्या बचा? क्लोरोफिल उसमें स्वतः मौजूद होता है। तो इन चारों तत्वों की यानी चारों पदार्थों की उपस्थिति में एक प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं।
तो क्लियर है। तो आप लोग ये समझ गए कि जो भोजन बनाने का यानी कि पेड़ पौधों के भोजन निर्माण होता है उसमें मुख्य भूमिका कौन निभाया? पत्ता ही तो निभाया। इसमें ही तो क्या मौजूद है? क्लोरोफिल मौजूद है। यही तो लिया बाह्य वायुमंडल से, क्या यानी कि बाहरी वायुमंडल से यही तो क्या लिया? CO2 लिया। और यही तो क्या सनलाइट अपने अंदर ऑब्जर्व किया। और यही क्या किया? H2O यहाँ से जो गया वो मुख्य काम क्या किया? जर किया था। तो जर के बारे में तो आगे पढ़ना, इसलिए इसके अभी विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जर के द्वारा यहाँ होके और फिर पत्ती में ही तो गया। तो सबसे विशेष कार्य कौन किया? तो पत्ती ही किया। भोजन के निर्माण में सबसे विशेष कार्य किसका है? पत्ती का है। क्लियर है। अब जो पत्ती की जो संरचना होती है वो उसमें पत्ती में क्या होता है? शिरा के, यानी कि शिरा किसे कहते हैं? जैसे मेरे हाथों में, आपके हाथों में, यानी ह्यूमन के हाथों में जो नस होते हैं या फिर धमनी होती है, तो उसे आप लोग देख पाते हैं कि हाँ एक पतली संरचना जैसी ऊपर से नीचे उभरी हुई एक संरचना होती है जिन्हें हम लोग नस बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो पत्ती है, पत्ती में एक संरचना ऐसे है, जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ऐसे जो पतली संरचना जो जा रही है पत्तों में वो क्या है? उसी को हम क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं। और शिरा को आप नस भी बोल सकते हैं, क्योंकि शिरा को इंग्लिश में वेन कहते हैं और शिरा को भी नस को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेन ही बोलते हैं। तो दोनों का इंग्लिश वर्जन एक ही है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा हम डिफरेंट कर देते हैं। तो शिरा यानी कि जो पौधों में जो शिरा होती है हमारे अंदर, वो नस कहलाती है। तो पत्तों का नस जो होता है कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। कोई पत्ता लीजिए और उसमें इस प्रकार का संरचना आप आसानी से देख सकते हैं। तो वो क्या है? वो पत्तों का शिरा है। और ये जो शिरा है इसमें भी शिरा है। तो आप शिरा समझ गए। और जो शिरा है, ये जो एक हुआ ये शिरा हुआ, दो हुआ ये शिरा हुआ, ये तीन हुआ ये शिरा हुआ। और जो मिलके और ये संरचना बनाता है, जो सब मिलके और एक संरचना जो बनाया, डिजाइन जो बनाया, ये डिजाइन ही क्या कहलाता है? शिरा विन्यास कहलाता है। यानी कि ये जो अकेले अकेले यदि हम देखें इन्हें तो ये शिरा कहलाएगा। और जब अकेले अकेले मिलके, सब मिलके और एक विभिन्न डिजाइन यानी यूनिक डिजाइन का निर्माण करते हैं, जो कि खुद में एक विशेष प्रकार का गुण होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? शिरा विन्यास बोलते हैं। और ये जो शिरा विन्यास यानी कि शिरा का जो डिजाइन होता है पत्तों में, वो दो प्रकार का होता है। एक है समांतर शिरा विन्यास और एक है जालिका रूपी शिरा विन्यास। तो आखिर समांतर शिरा विन्यास क्या होता है और जालिका रूपी शिरा विन्यास क्या होता है? चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। तो समांतर शिरा विन्यास जो होता है उसमें क्या होता है? जो पत्तों की जो शिराएं होती हैं, ये जो शिराएं हुई, ये क्या होगा? समांतर होगा। यानी कि ये जो शिराएं होंगी ये क्या होंगी? समांतर होंगी। जैसे एक सीधा गया, अब इस सिरे के समांतर में यहां से एक जाएगा ऐसे करके, यानी मिलेगा नहीं दोनों शिरा, ये दोनों समांतर जाएगा और यहाँ पे जहां पे इसका लास्टिंग होगा वहां पे समाप्त हो जाएगा। और फिर यहाँ से समांतर जाएगा, यहाँ से समांतर, यानी कि इसमें होता है कि एक शिरा दूसरे शिरा से कभी मिल नहीं सकते हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर रहेगा। तो उस शिरा विन्यास को हम क्या बोलेंगे? समांतर शिरा विन्यास बोलेंगे। और जो समांतर शिरा विन्यास है, इस मतलब आप किन किन पत्तों में देख सकते हैं? तो आप मक्का हो गया, जनेर, जनेर जिन आप लोग देहाती भाषा में जरूर सुने होंगे जनेर। और क्या कहते हैं? बांस के पत्ते। तो आप मुख्य रूप से इन तीन पत्तों को आप लीजिए और देखिएगा, वो लंबा होता है। लंबा होने का जो कारण होता है इन सारे पत्तों का, वो इनके शिरा विन्यास जो होते हैं समांतर होते हैं। और शिरा विन्यास का समांतर होना ही इनकी लंबाई को एक इफेक्ट डालता है। तो मक्का का पत्ता आप लोग जानते ही हैं कि कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि पूरा ये मोटा रहेगा और लंबा रहेगा पूरा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका शिरा विन्यास जो होता है समांतर होता है। जब शिरा विन्यास यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं मिल जाएगा एक दूसरे से, तब ना इसका लंबाई यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन ये सीधा जा रहा है, इसका मतलब इसका लंबाई क्या होगा? बढ़ते रहेगा। और एक निश्चित मतलब इसका निश्चित होता है, समांतर है तो इसका मतलब अनंत नहीं, निश्चित ही होगा, लेकिन लंबा होगा, इसके अपेक्षाकृत लंबा होगा। आप समझते हैं कि ये क्या है? तो ये इसको समझने के लिए हम इसको देखते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। आखिर जालिका रूपी शिरा विन्यास होता क्या है? तो समांतर में हम देखे थे कि ये दोनों एक दूसरे से शिराएं कभी नहीं मिलती हैं,
और जो ये जो जालिका रूपी शिरा विन्यास है, आप देख सकते हैं ये जो मेन शिरा, यहाँ से मेन शिरा जो गया, ये मेन शिरा गया, इससे मिल यहाँ पे आके तो मिल गया, तो ये समांतर कैसे हो सकता है? ये दोनों तो मिल गया तो समांतर नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये मिल गया, यानी कि ये सारे जो है मिल रहे हैं मेन से, ये सारे जो साइड वाले सारे शिराएं हैं ये इससे मेन वाले से जो मिडिल कर रहा है, यानी कि पत्ते को जो मिडिल कर रहा है इससे तो मिल रहा है, तो ये समांतर न होके क्या हो जाएगा? जालिका रूपी। अब इसको देख के जालनुमा संरचना तो नहीं लग रही है, लेकिन ये जो बीच का स्पेस जो है इसमें भी हल्का ऐसा रेशेदार जैसा होता है, रेशे जैसी संरचना होती है। यानी कि रेशे जैसी संरचना क्या होती है? वो भी शिरा ही होती हैं। ये जो हल्का हल्का होती हैं ये सब शिरा ही होती हैं। तो जिस कारण से ये जालनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं, यानी जाल जैसा लगने लगता है, और इसी कारण से हम इससे क्या बोलेंगे? जालिकानुमी, जालिका जैसा शिरा विन्यास हम बोलते हैं। आप इसका यदि उदाहरण देखना चाहेंगे तो कटहल का, आम का या फिर विभिन्न प्रकार के पत्तों को ले सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोग का जालिका रूपी शिरा विन्यास भी क्लियर है। अब अगला जो टॉपिक है हम उसे समझते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जैसे हम लोगों के शरीर से क्या निकलता है? पसीना। तो उसी प्रकार से तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे शरीर से जो जल निकल रहा है तो जल का वाष्पन हो रहा है, बोल सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं अपने जीवन काल में जितना, यानी कि मान लेते हैं 1 वर्ष में जितना पौधा जल लिया, यानी कि बाहरी वातावरण से या फिर जड़ से जल लिया, तो 100 में से, ध्यान रखिएगा, 100 में से 90% जो जल होता है, 90% जल का जो होता है ये उत्सर्जन कर देता है वायुमंडल में, और मात्र 10% जल का उपयोग करता है ये। यानी कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं वे 100% में से 10% का ही उपयोग करते हैं जल का, और बाकी 90% जो होते हैं वो वायुमंडल में वाष्पन के द्वारा, यानी वाष्पन के द्वारा मुक्त कर देते हैं। और वाष्पन के द्वारा 90% जल को जो मुक्त करते हैं पेड़ पौधे वायुमंडल में, तो हम उसी प्रक्रिया को, यानी जल को फ्री करने की जो प्रक्रिया हुई पौधों की है, इसी को हम क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अनावश्यक जल को अपने बॉडी से, यानी कि पेड़ जो अपने बॉडी से 90% जल को, अनावश्यक जल को बाहर निकलता है, वही क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। क्लियर है? अब अगला जो टॉपिक है वो है जड़। जड़ यानी कि आप इसे आधार भी मान सकते हैं। तना को हम आधार बोले थे, लेकिन तना जो आधार है वो ऊपर है, यानी जमीन से ऊपरी आधार है, जो कि पेड़ पौधों को स्टैटिक रखने, यानी कि एक स्थिर रखने में सहायता प्रदान करता है। अब जड़ क्या है कि जड़ मेन, यानी कि मेन आधार है जड़, किसी पौधे को स्टैटिक रहने के लिए, मौजूद रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जड़ जो होते हैं जमीन के अंदर विभिन्न तरीके से फैले होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो जड़ है ये विभिन्न तरीके से फैले हुए हैं, और ये फैलाव जो है ये मिट्टी को जकड़ के रखता है, मिट्टी को इतना जकड़ के रखता है कि ये जो होता है स्थिर हो जाता है अपने जगह पे, यानी कि ये अपने आप को पूरी तरीके से स्टैटिक कर लेता है, एक वायुमंडल में एक पोजीशन ले लेता है। किसके कारण? जड़ जो होता है मिट्टी को क्या करता है? बांध के रखता है, और इस कारण से ये क्या होता है? स्टैटिक हो जाता है। और इस क्रिया को, यानी इस गुण को क्या बोलेंगे? यानी कि जड़ जिस गुण के कारण पौधों, यानी मिट्टी को बांध के रखता है, पौधों को स्थिर रहने के लिए, पौधों को स्थिर रहने के लिए मिट्टी को जो बांध के रखता है, जड़ यानी कि जड़ को जो मिट्टी बांध के रखता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? स्थिरक। यानी इसे क्या बोलेंगे? जड़ों का स्थिरक। स्थिरक कहने का क्या अर्थ हुआ? पौधों को स्थिर रखा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? स्थिरक बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर है? अब जड़ आप लोगों को क्लियर है कि जो मिट्टी के अंदर जो पौधों की संरचना पाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं, जो कि पेड़ पौधों को स्टैटिक रहने में सहायता प्रदान करता है। अब जड़ जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूसला जड़ और दूसरा है जकरा जड़। तो आखिर मूसला जड़ और जकरा जड़ में क्या अंतर है? मूसला जड़ किसे कहते हैं और जकरा जड़ किसे कहते हैं? तो आप यहाँ के जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है जड़ का, यहाँ पे आप ध्यान केंद्रित कीजिए कि ये जो जड़ है इसमें एक जो ये आप लोग को ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर का सीधा संरचना दिखाई दे रहा है, तो
कुछ जड़ ऐसे होते हैं जिसमें एक मेन जैसा ऐसा जड़ होता है, मोटा सा जड़ होगा मेन वाला, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी जो ऐसा छोटा छोटा यानी कि पतला पतला संरचना जड़ जैसा जो होगा वो इसके आसपास चारों तरफ से होंगे, लास्ट तक होगा लेकिन इससे पतला होगा। और ये जो मेन वाला होगा ये पूरे बीचों बीच होगा और हल्का सा मोटा होगा इससे। इस बाकी जो वाइड वाला संरचना है यानी कि बाहरी जो ये सब जड़ है इनसे मोटा संरचना होगा बीच वाला। क्लियर है? तो इस प्रकार के जड़ जो होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? मूसला जड़ बोलेंगे। यानी कि इसमें क्या हुआ कि एक मुख्य जड़ में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जड़ जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब समझते हैं जकरा जड़ क्या है। जकरा से आप लोगों को समझ गए होंगे कि जक्कर कर रखने वाला। तो इस प्रकार के जड़ को समझने के लिए आप इस फिगर को देख सकते हैं। ये जो एक पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ये पॉइंट है, और एक ही पॉइंट से जो अगर अनेक जड़ निकलेंगे, अनेक जड़ एक ही पॉइंट से निकलेंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? जकरा जड़ बोलेंगे। जकरा या फिर रेशेदार जड़, क्योंकि ये जो जड़ होते हैं एक बिंदु से निकल के और रेशेदार संरचना का निर्माण करते हैं, तो इस कारण से हम इसे रेशेदार जड़ या फिर जकरा जड़ बोलते हैं। और ये जो जड़ होते हैं कितने पॉइंट से निकलते हैं? मात्र एक पॉइंट से, यहां से। और इसमें हम क्या देखे थे कि यहाँ ये पूरा जो सीधा एक मेन जड़ है इससे जड़ निकलते हैं, इससे जड़ निकलते हैं छोटे छोटे। और इसमें क्या है कि एक ही पॉइंट है और इसी से जड़ निकलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जकरा जड़ बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे? मूसला जड़ बोलेंगे। ये सब क्लियर है? तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे शाख, झाड़ी एवं वृक्ष जो देख रहे थे और इसमें तना का आप देखे, तो तना क्या कितने प्रकार के हुए? एक जो मुलायम हो गया, ठीक है, एक जो मुलायम हो गया, लेकिन मुलायम होते हुए भी एक क्या केंद्रित रखता है? ये इतना शक्ति प्रदान करता है पेड़ पौधों को कि वो स्थिर रह सके वायुमंडल में। और ये था क्या? झाड़ीदार जड़। झाड़ियों का एक प्रमुख लक्षण ये भी होता है कि इसके जड़ यदि पतले भी होंगे ना, इसका जड़ पतला हो मोटा हो फिर भी मुलायम ही रहेगा। लेकिन झाड़ी जो होता है उसका जड़ यदि पतला हो या फिर मोटा हो, पतला मोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पतला रहेगा फिर भी और मोटा रहेगा फिर भी इसके जड़ क्या होंगे? सख्त होंगे, मजबूत होंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे झाड़ी। ठीक है, तो झाड़ी हो गया। या फिर आप यहाँ पे देखे तो इसके जड़ भी क्या थे? सख्त थे, यानी कि इसके तना भी क्या थे? सख्त थे। आप लोगों को एक और प्रकार का जो होता है पौधा उसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद ये क्लास को ओवर करेंगे। तो एक और होता है जैसे कि आप लोग तरबूज का, खीरा का इत्यादि के बारे में सुना होगा, सुने होंगे। तो इनकी होते हैं लताएं, लताएं होती हैं जो जमीन पर बिखरती हैं, क्योंकि लताओं में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो ऊपर खड़ा रह सके, ऊपर खड़े रह सकने की ताकत नहीं होती है इनमें। तो ये क्या करते हैं कि जमीन पर ही लेटने लगते हैं और पौधों का यानी कि फल फूल या फिर सब्जियों की तरह यहाँ पे देते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विसर्पी। विसर्पी कहने से आप समझिए कि ये इसका ध्यान रखिए। सर्पी का मतलब क्या होता है? रेंगना। तो ये जो पौधे होते हैं ये जमीन पर रेंगते हैं, तो उन्हें हम विसर्पी लता बोलते हैं। क्लियर है? उन्हें हम क्या बोलेंगे? विसर्पी लता बोलेंगे। जैसे तरबूज का लता हो गया, इत्यादि प्रकार की लताएं हो गई। और एक दूसरा जो लता होता है वो होता है आरोही। आरोही कहने से क्या तात्पर्य है? आरोही जो होता है वो ऊपर की ओर गति करता है, यानी कि आरोही जो क्या कहते हैं लताएं होती है वो ऊपर की ओर गति करते हैं। और इसके यदि उदाहरण की बात की जाए तो अमरबेल जो होता है वो हमेशा, उसमें दोनों प्रकार का गुण होता है। वो अगर पेड़ पर चढ़ा तो ऊपर की ओर गति करेगा यानी कि बढ़ेगा, और जमीन पर रहा तो जमीन पर चारों ओर नीचे की ओर भी फैलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में जाना। ये वीडियो का पहला पार्ट ही है। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग पुष्प के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। ये चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ है। फिर भी यदि आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी तनिक सा भी, या फिर समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में चैप्टर के एंडिंग्स के साथ। धन्यवाद।